Good evening, dear students. Today we will start our chapter number 9C, refraction through spherical surface. इसके पहले जो रिफ्रैक्शन देखे थे वो प्लेन सरफेस के लिए था, ठीक है। अब अपन देखेंगे क्या स्फेरिकल सरफेस, ठीक। तो स्फेरिकल सरफेस में अपन इसमें दो तरह की स्फेरिकल सरफेस देखेंगे। फर्स्ट है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एंड सेकंड वन इज कनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक। अभी अपन लेंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेंस के बारे में डिस्कस इसके बाद करेंगे, सरफेस के बाद, क्योंकि सरफेस को मिलाकर ही लेंस बनता है। क्लियर। पहले अपन स्फेरिकल सरफेस को देख लेते हैं। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस क्या लिखा डेफिनेशन? इफ द रिफ्रैक्टिंग कर्व सरफेस इज कन्वेक्स टुवर्ड द रेयरर मीडियम इट इज कॉल्ड कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पे फिगर देख सकते हैं आप, ए जो है वो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। इधर से देखने से समझ में आ रहा है, लेफ्ट साइड से ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और ये वाला क्या है? कनकेव स्फेरिकल सरफेस। क्लियर। अब कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको आप पहले से जानते हो। यहाँ से जो पोल, तो यहाँ से जो अपर्चर है, ये अपर्चर रहा, अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट है उसको अपन क्या बोलेंगे? पोल, ठीक। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्व सरफेस दिख रहा है तो इसको कंप्लीट करने से स्फेरिकल सरफेस बनेगा, है ना। और उस स्फीयर का क्या रहेगा? सेंटर पॉइंट, उसी को अपन क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कनकेव के लिए इधर बनेगा, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेफ्ट साइड में है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब मिरर में देख चुके हैं अपन, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस भी वही है, अपर्चर भी वही है, ये रहा अपर्चर, ठीक है। जितने पार्ट से जो लाइट रेस है वो इंटर कर सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्लियर। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये भी वैसी है जैसा मिरर में था। लेफ्ट साइड वाला क्या रहेगा? लेफ्ट साइड वाला क्या रहेगा? निगेटिव। राइट साइड वाला क्या रहेगा? पॉजिटिव। अपवर्ड वाला क्या रहेगा? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड वाला क्या रहेगा? निगेटिव। क्लियर। यही साइन कन्वेंशन का रूल अपन यहाँ भी यूज करेंगे, सेम। चलिए, ये चीज मैंने आपको मिरर में भी बताया था। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कनकेव के लिए क्या रहता है? निगेटिव, और कन्वेक्स के लिए क्या रहता है? पॉजिटिव। ये चीज को रटने की जरूरत नहीं, अगर आपको शेप याद है, यहां से देख सकते हैं ये कन्वेक्स है तो राइट साइड में, राइट साइड मतलब पॉजिटिव, और कनकेव के लिए लेफ्ट साइड निगेटिव। क्लियर। यहाँ पे कुछ कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं। आगे अपन एक डेरिवेशन देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस डेरिवेशन में कुछ कुछ एजम्पशन यूज करेंगे, ठीक है। इसको रीड कर लेना एक बार, मैं आगे आपको बताऊंगा फिर से। चलिए, ये रहा अपना डेरिवेशन 9C.3, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन अ रेयरर मीडियम। खैर, ये जो मीडियम वाला है वो अपन दोनों के लिए सेपरेटली नहीं देखेंगे, एक आपको पता रहना चाहिए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है। इसी तरह से सेम डेरिवेशन और सेम फॉर्मूला आएगा कनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। चलिए आज देखते हैं कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए, सबसे पहले अपन डायग्राम को समझते हैं। जब तक आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा तब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये रहा डायग्राम। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस देख सकते हैं, ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। लेफ्ट साइड से देख सकते हैं कन्वेक्स है, ठीक है, शेप जो है। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये रहा पोल, ठीक। चलिए अब समझते हैं। ये जो एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट साइज का है, ठीक है, इस पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट से ये रेस ऐसा इंसिडेंट होंगी, ठीक है। ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ए, ठीक। अब उसके बाद जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहां से अपन क्या करेंगे? मतलब उसको ज्वाइन करेंगे किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये जो लाइन दिख रहा है डैश डैश वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल, ठीक है। याद रखना, कर्वेचर वाला जो भी मिरर या फिर लेंस वगैरह या फिर सरफेस रहते हैं उसमें नॉर्मल अपन किसको बोलते हैं? किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करें तो वो जो लाइन है उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, यहां से यहां जा रही है कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम? तो रेयरर मीडियम टू डेंसर। कैसे पता चला? यहाँ देख सकते हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ये रेयरर है, ये डेंसर है, ठीक है। अब उसके बाद रेयरर टू डेंसर जा रही है तो किधर बेंड होगी? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। कैसे बेंड होगी? अगर मान लो मीडियम चेंज नहीं होता तो रेस ऐसे जाती, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन में, लेकिन यहाँ जैसे गई मीडियम चेंज हुआ और लाइट क्या हो जाएगी, बेंड किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये देखिए टुवर्ड्स ऐसा नॉर्मल, ठीक। यहाँ से फिर ये ऐसे गई और ये जो पॉइंट आई है वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करी, इंटरसेक्ट। तो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो आई है वो क्या है, इमेज किसका, ऑब्जेक्ट का। वो भी कैसा रहेगा, पॉइंट साइज का। क्लियर। अब उसके बाद यहां से अपन P के पास में एक पॉइंट लेते हैं N, जो कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। P और N बहुत ही पास पास है, प्रैक्टिकली बहुत ही करीब है, ठीक है। तो यहां से देखिए, अब उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे बनता है, बिटवीन नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, एंड इंसिडेंट रे, ठीक है। तो दोनों के बीच बनेगा I। फिर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे बनता है, बिटवीन नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे, ये जो AI है वो रिफ्रैक्टेड रे है। तो दोनों के बीच क्या बना, R। क्लियर। अब उसके बाद अपने को यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा लेना है। याद रखिएगा आगे एक और डेरिवेशन आएगा, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक। अल्फा कहाँ पे लेना है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। बीटा कहाँ पे लेना है, जहाँ पे इमेज है। और गामा कहाँ पे लेना है, जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा और ये रहा गामा। ए से एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब ये चीज हम आगे यूज करेंगे, PO इज नियरली इक्वल टू NO। PO इज नियरली इक्वल टू NO। मैंने बताया था कि पॉइंट P और N बहुत पास पास है, तो P से जितना डिस्टेंस O का रहेगा N से भी लगभग उतना ही रहेगा। तो PO इज नियरली इक्वल टू NO इज इक्वल टू U। किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं, U से। फिर PC इज नियरली इक्वल टू NC, फिर से वही, और ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, ठीक। PI इज नियरली इक्वल टू NI इज इक्वल टू V, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक। तो यहां से हो गया V, ठीक। कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव आएगा आपको पता है साइन कन्वेंशन से। ये जो ऑब्जेक्ट है वो निगेटिव में रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव राइट साइड है, और इमेज भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्लियर। चलिए अब कैलकुलेशन में आते हैं। इन ट्रायंगल OAC, ठीक। OAC देखिए कहाँ पे है, OAC, ठीक है। इस OAC में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू I। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। ये देखो जो ट्रायंगल बना है AOC, उसमें इंटीरियर कौन कौन सा है, अल्फा और गामा, और एक्सटीरियर कौन है, I। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। ये फॉर्मूला पहले जानते हो, क्लास 9-10 का फॉर्मूला है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। फिर फॉर स्मॉल एंगल ऑफ अल्फा एंड गामा, अभी कुछ देर पहले हमने जो एजम्पशन देखे थे उसमें यही लेना है, स्मॉल एंगल ऑफ अल्फा एंड गामा। अगर अल्फा और गामा का वैल्यू बहुत ही छोटा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा एंड गामा इज नियरली इक्वल टू 10 गामा। ये केवल साइन और 10 के लिए होता है, ठीक है। ये केवल 10 और साइन के लिए, ठीक है। इसको आपको क्लास 11th में भी बताया था, कॉस के लिए नहीं हो सकता, केवल 10 और साइन के लिए, क्योंकि साइन में एंगल का वैल्यू स्मॉल रहता है तो उसका आंसर भी स्मॉल ही रहता है, ठीक है। वैसे 10 में भी होता है 10 0 0, उसके बाद जैसे एंगल का वैल्यू इंक्रीज होते जाता है तो वैल्यू भी इंक्रीज होता है। कॉस में जस्ट अपोजिट होता है, एंगल का वैल्यू अगर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। इसलिए कॉस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल साइन और 10 के लिए, ठीक। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू यहीं से 10 अल्फा प्लस 10 गामा, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम ऐसी इन एंगल ACI, ठीक है। ACI देखिए कहाँ पे, ACI, ठीक है। तो यहां से ACI में क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, R और बीटा, और एक्सटीरियर क्या है, गामा। तो R प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा। एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप डायग्राम को अपने कॉपी में बना लीजिए, उसके बाद फिर डेरिवेशन देखना, ठीक। वही एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से R को सेपरेट करेंगे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर से वही स्मॉल एंगल वाला कॉन्सेप्ट, गामा और बीटा का जो वैल्यू स्मॉल है तो गामा इज नियरली इक्वल टू 10 गामा, बीटा इज नियरली इक्वल टू 10 बीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड से फिर ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। बाई स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे अपन म्यू डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, 1μ2 ले रहे हैं, और 1μ2 का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। यहाँ से देख सकते हैं ये मीडियम सेकंड है ये, ठीक है, जो
कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और ये रेयर मीडियम का μ1 है, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा, ठीक। अब 1 μ2 को अपन क्या लिख सकते हैं, राइट साइड वाला आपको बताया था न्यूमरेटर में और लेफ्ट साइड वाला डिनोमिनेटर में μ2/μ1 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। फिर से फॉर स्मॉल एंगल ऑफ i एंड r, sin i इज नियरली इक्वल टू i एंड sin r इज नियरली इक्वल टू r। ये सब अपन कैलकुलेशन पर्पस के लिए एजम्पशंस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से μ2/μ1 इज इक्वल टू i अपॉन r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, μ1 इंटू आई इज इक्वल टू r इंटू μ2। आप क्वेश्चन नंबर 2 और 4 से वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा μ1 tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू μ2 tan गामा माइनस tan बीटा, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से देखिए एक एक करके ट्राइंगल AON में क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू AN अपॉन ON, ठीक है। ये देखिए AON, ठीक, AN अपॉन ON परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। आप डायग्राम को देखते जाइए, ठीक है। वैसे यहाँ से tan बीटा इज इक्वल टू AN अपॉन NI और tan गामा इज इक्वल टू AN अपॉन NC, ठीक है। ये सभी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, μ1 AN अपॉन ON इज प्लस AN अपॉन NC इज इक्वल टू μ2 AN अपॉन NC माइनस AN अपॉन NI। यहाँ से देखिए न्यूमरेटर में जितने भी AN है कॉमन है, लेफ्ट साइड से कॉमन, राइट साइड से कॉमन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से μ1 1 अपॉन OP, देखिए मैंने यहाँ पे ON को OP लिख दिया, अभी कुछ देर पहले देखे थे। यहाँ से देखिए PO इज नियरली इक्वल टू NO, यहाँ मैंने उल्टा बोल दिया, OP इज नियरली इक्वल टू ON, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जितने भी जगह पे N दिख रहा है उसकी जगह पे मैंने P लिख दिया, देखिए सभी जगह पे PP लिख दिया, क्लियर। अब देखिए OP का वैल्यू क्या है, माइनस U, OP का वैल्यू क्या है, माइनस U, यहाँ से देख सकते हैं OP का वैल्यू माइनस U, लेफ्ट साइड के चलते। फिर PC का वैल्यू क्या है, प्लस R, और PI का वैल्यू क्या है, V। सभी को हमने साइन कन्वेंशन का यूज़ करके वैल्यू पुट कर दिया, ठीक। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे μ1 अपॉन R को पहले लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन V, ठीक। अब क्या काम किया, μ2 अपॉन V को जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो प्लस में हो गया, माइनस μ1 अपॉन U, ठीक है। और μ1 अपॉन R को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो माइनस हो गया, μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R, ठीक। देखिए कई बार डेरिवेशन में यही डेराइव करने बोलते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन रहेगा, डेराइव दिस फॉर्मूला μ2 अपॉन μr माइनस μ1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U, ठीक। उसके बाद एक और दूसरे तरीके से पूछता है इसको मॉडिफाई करके। चलिए यहाँ से मान लेते हैं कि जो रेयर मीडियम है वो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग कितना होता है, 1। तो μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि वो एयर है, रेयर, ठीक। और μ2 को अपन क्या ले लेते हैं, म्यू। क्यों म्यू लिए, क्योंकि 1 और 2 तभी लेंगे जब, मतलब 2 का मतलब तभी रहेगा ना जब 1 रहेगा। अब यहाँ पे μ1 जब 1 हो गया तो μ2 को μ2 बोलने की जरूरत नहीं है, म्यू बोलेंगे फिर भी काम चल जाएगा, ठीक। तो दोनों को पुट कर देंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक। और ज़्यादातर इसी फॉर्म में पूछते हैं फॉर्मूले को, म्यू माइनस 1 अपॉन R इज इक्वल टू म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ठीक। तो इस तरह से आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक। इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसी सेम डेरिवेशन एक कनकेव के लिए है, ये जो 9C.5 है, रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, सेम है। उसके बाद कल इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।